प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका। कल हमने रघुवंश महाकाव्य की सामान्य अध्ययन की चर्चा प्रारंभ की थी। आज उसी रघुवंश महाकाव्य के संबंध में जो अन्य कुछ विशेष प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित उसकी चर्चा करेंगे। तो कल हमने रघुवंश महाकाव्य के प्रतिपाद्य विषय, उसका विषय वस्तु क्या है, ये सर्ग के अनुसार हमने सारा देखा था। अब कुछ इस तरीके का भी प्रश्न होता है कि जैसे महाकाव्य के मानदंडों के संदर्भ में रघुवंश महाकाव्य की समीक्षा कीजिए। मतलब क्या है कि महाकाव्य के जो लक्षण होने चाहिए, उन लक्षणों के आधार पर रघुवंश महाकाव्य की श्रेणी में आता है कि नहीं है। अर्थात महाकाव्य में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो रघुवंश महाकाव्य में है कि नहीं है, और है तो उस रूप में एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसी तरह से महाकाव्य की दृष्टि से रघुवंश के वैशिष्ट्य का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उसका समाधान हमें शास्त्रीय उत्तर के रूप में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो ये सामान्य अध्ययन का शास्त्रीय अध्ययन है अंतर्गर्भित लक्षण के आधार पर। अवगतम। तो इस रूप में हम देखते हैं कि रघुवंश महाकाव्य कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसकी चर्चा हमने की थी। जो यह महाकाव्य है कालिदास की प्रतिभा का एक अन्यतम उदाहरण है महाकाव्य की दृष्टि से, और इसमें महाकाव्य के जो भी लक्षण होते हैं उन सभी लक्षणों से, सभी विशेषताओं से युक्त यह महाकाव्य है। अवगतम। इसमें जहाँ एक ओर मानवीय संवेदना, राजाओं के कर्तव्य गुणों का वर्णन है, उसी तरह से नीति धर्म आचरण की शिक्षा देने वाला भावों का सौंदर्य इसमें दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम काव्य की जो कलात्मक पक्ष है, जो लोगों के भावों को जागृत करता है, जो संदेश प्रेषित करता है, जो काव्य की संरचना के आधार पर लोगों को आकृष्ट करता है, तो उस कलात्मक दृष्टि से भी यह महाकाव्य श्रेष्ठ काव्य है। इसीलिए हम इसे उस भावात्मक कलात्मक का एक चमत्कारिक या विशेष सौंदर्य वाला महाकाव्य इसे कहते हैं, जिसमें भाषा, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों से ओतप्रोत है। वहीं अलंकार का अनुपम इसमें समन्वय किया गया है, छंदों का समुचित प्रयोग किया गया है। तो अलंकार, छंद आदि के प्रयोग की दृष्टि से, विषय संयोजन की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से काव्य श्रेष्ठ काव्य है। महाकाव्य की दृष्टि से इस रघुवंश महाकाव्य में महाकाव्य के सभी लक्षण घटित होते हैं। जैसे कि महाकाव्य के लक्षण के अनुसार महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए।
जो इस रघुवंश महाकाव्य का जो कथानक है वायु पुराण, विष्णु पुराण आदि में प्रसिद्ध है, इसीलिए ये ऐतिहासिक है और इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध है। नायक के रूप में महाकाव्य के लक्षण, एक नायक होना चाहिए महाकाव्य में, धीरोदात्त होना चाहिए। तो उस दृष्टि से भी ये महाकाव्य के लक्षणों से युक्त है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखनी होती है कि तत्रैको नायको मतः, महाकाव्य में एक ही नायक होना चाहिए, ये लक्षण है। लेकिन रघुवंश को जब हम देखते हैं तो इसका नायक प्रसिद्ध जो रघुवंशी राजा है वो सभी माने जाते हैं, जिसमें अज, रघु, अज, दशरथ, दिलीप, राम, ये सभी नायक कहे जाते हैं। तो इस तरह से अनेक नायक जब हो गए तो महाकाव्य में तत्रैको नायको मतः, इस लक्षण की संगति कैसे होगी? तो उसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि तत्रैको नायको मतः में एक शब्द जो है वो एक का भी वाचक है और एक वंशीय राजा का भी वाचक है। तो यहाँ सभी नायक एक वंशीय राजा है, सभी रघु कुल के हैं, रघुवंश के हैं, इसीलिए ये महाकाव्य के लक्षणों से युक्त है। तो इस प्रकार नायक के रूप में महाकाव्य के लक्षण के अनुसार ही एक वंशीय दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम जैसे अनेक राजा नायक हैं जो अपने प्रजारंजक तथा आदर्श भूतों के कारण लोकप्रिय हैं। धीरोदात्त नायक की जहाँ तक बात करते हैं तो इसके एक नायक जो राम है वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के स्वरूप है। तो जो कि देवताओं की प्रार्थना पर दशरथ के रूप में अवतरित होते हैं, तो धीरोदात्त के सभी लक्षणों से युक्त श्री राम इसके नायक हैं। तो इस तरह से नायक का जो गुण होना चाहिए उन गुणों से भी युक्त यह महाकाव्य इस महाकाव्य का नायक है। रस की दृष्टि से कई विद्वानों ने इसमें अरण्यकांड, लंकाकांड इत्यादि में युद्ध आदि के प्रसंग को देख करके, सभी बड़े बड़े महाबली के वीरता को देख करके इसमें वीर रस की प्रधानता कही है, क्योंकि ये नायक युद्ध, धर्म, राज, धर्म, दान आदि की दृष्टि से वीर है। तो वीर जो होता है वो 4 प्रकार के वीर होते हैं: युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर। तो इस तरीके के जो वीरों की श्रेणी कही गई है, तो इसके नायक जो है दानी भी हैं, युद्ध में कुशल भी हैं, धर्म का आचरण भी करते हैं और दया भी रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वीर के जितने भी गुण हैं, जितने भी लक्षण हैं, वो सभी वीर लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए इसमें वीर रस की प्रधानता है, ऐसा लोगों का कहना है। और तदनुकूल ये सब कर्म भी करते हैं। लेकिन विशेष रूप से इस शास्त्र के महाकाव्य के उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो कवि का जो मुख्य कथ्य उद्देश्य है वो है संसार की असारता दिखाना। सभी सूर्यवंशी राजा जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए हमेशा उत्सुक और प्रयत्नशील रहते हैं। रघुवंश के अंत का जो अंतिम अवसान है, जो अंतिम समाप्ति है,
उस काल में अग्निवर्ण के राजा के द्वारा कवि ने असारता का प्रतिपादन विशेष रूप से किया है कि समस्त राज्य इत्यादि जो है सब नश्वर होते हैं। तो अतः राजाओं के वर्णन में कालिदास ने यथार्थ और आदर्श दोनों पक्षों पर बल दिया है और अनेक राजाओं के चित्रण में कवि का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन में शांति को प्रदान करना। तो इस तरह से काव्य का मुख्य उद्देश्य जीवन की शांति है। अतः इस महाकाव्य में शांत रस अंगी रस के रूप में माना जाता है, अर्थात प्रधान रूप में रस शांत रस माना गया है। इसीलिए सारांशतः ये कहे कि रघुवंश का प्रधान रस क्या है, तो शांत रस ही मानना चाहिए। इसीलिए राजाओं के चित्रण में जितने भी वर्णन हैं वो इस प्रकार के मोक्ष और शांति की अवधारणा को लेकर के चलते हैं। इसके अंग रस जो है, अर्थात अंगी का उपकारक जो प्रधान रस है, उसमें बहुत सारे रस दिखाई देते हैं। जैसे रघु की दिग्विजय यात्रा, राम की विजय, ये जो है ये सारे के सारे शांत रस के स्थिति में दिखाई देते हैं, शांति प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। श्रृंगार रस के विवेचन में देखते हैं कि अज और इंदुमती का प्रेम, अग्निवर्ण का अंतःपुर में वर्णन, ये सारे अत्यधिक प्रेम का बोधक है, प्रेम का चित्रण करता है। इसीलिए यहाँ श्रृंगार का भी परिपाक सन्निवेश किया गया है। करुण रस में जब देखते हैं तो अज दिली और अज का विलाप, सीता का परित्याग, उस सीता के परित्याग में राम का करुण विलाप, ये सारे के सारे करुण रस हैं। इस तरह से इसमें श्रृंगार रस, करुण रस, ये सब वीर रस, ये सब अंग रस के रूप में, अर्थात शांत रस के उपकारक जो विषय की दृष्टि से, वर्णन की दृष्टि से है, उस रूप में इसका वर्णन किया गया है। छंद अलंकार की दृष्टि से देखते हैं तो महाकाव्य में के लक्षण के अनुसार सभी एक सर्ग में एक ही प्रकार का छंद होना चाहिए, लेकिन सर्गांत में लक्षण पर छंद परिवर्तित होना चाहिए। तो इस तरीके से भी प्रायः सभी सर्गों में हम देखते हैं कि पूरे एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग है। जैसे प्रथम सर्ग है, सारे अनुष्टुप छंद हैं। इसी तरह से जितने भी सर्ग है उसमें एक ही छंदों में सारे श्लोक है और सर्गांत में जा कर के छंद का परिवर्तन करते हैं। इस तरह से एक ही छंद का प्रयोग एक सर्ग में, सर्ग के अंत में छंदों का परिवर्तन, ये सारा दिखाई देता है। अलंकार की दृश्य जब हम देखते हैं तो अलंकार के वर्णन में यद्यपि कालिदास को उपमा का अधिकृत, उपमा के अधिकारी कवि माने जाते हैं कालिदास, लेकिन कालिदास की एक क्षमता है कि सभी अलंकारों का प्रयोग उसी तरह से विशेष सिद्ध कवि के रूप में वो प्रयोग करते हैं। तो रघुवंश में यथास्थान अलंकारों का सुंदर समन्वय देखा जाता है, औचित्य के मर्यादा के अनुसार देखा जाता है। इस तरह से हम अलंकार में देखते हैं तो जहाँ अलंकार में उपमा की प्रधानता तो है ही, जैसे कि प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरों इत्यादि में उपमा के अलंकार से ही प्रारंभ होता है।
श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। तो उपमा तो है ही, उत्प्रेक्षा, इसी तरह से अनुप्रास, इसी तरह से यमक, समासोक्ति, ये सारे के सारे जितने भी अलंकार हैं उन सभी अलंकारों का प्रयोग यथास्थान दिखाई देता है। इसी में जब हम देखते हैं कि औचित्य जिस प्रकार से होना चाहिए, जैसा संवाद होना चाहिए, जिस तरह से कथानक होना चाहिए, उसका समन्वय भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। जैसे दिलीप की गो सेवा द्वितीय सर्ग में, दिग्विजय का वर्णन चतुर्थ सर्ग में, स्वयंवर का वर्णन छठे सर्ग में, वसंत ऋतु का वर्णन नवें सर्ग में, विष्णु की स्तुति 10वें सर्ग में, समुद्र का वर्णन तृतीय सर्ग में, नगर का वर्णन 16वें सर्ग में। तो इस तरह से अंतःपुर विहार का वर्णन 19वें सर्ग में। तो एक महाकाव्य में जो पर्वत, नगर, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होना चाहिए, उन सभी की दृष्टि से कालिदास के इस रघुवंश महाकाव्य में सभी विषयों का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। तो कालिदास की ये जो रस का जो परिपाक है, उस रस के परिपाक में ये सभी प्राकृतिक या सभी सौंदर्य वर्णन सहायक दिखाई देते हैं। इसीलिए क्रमिक घटना की संयोजना, विषय वस्तु की संयोजना के आधार पर महाकाव्य की श्रेष्ठता के कारण कथानकों में क्रमिक लयबद्धता दिखाई देती है। इस प्रकार संक्षेप में यदि कहें तो संपूर्ण महाकाव्य के सभी लक्षणों, गुणों से पूर्ण समन्वित, सफल एवं अत्यंत श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें जहाँ राजाओं का आदर्श, उनकी प्रजावत्सलता, तो दूसरी तरफ प्रजा की भी अपने राजा के प्रति जो एक भक्ति है, वो भी उतनी सुंदर तरीके से दिखाया गया है। राजतंत्र का सुंदर चित्रण है एक तरफ, तो दूसरी तरफ सभी के विचार की स्वतंत्रता, कहीं शास्त्रीय विलक्षण पांडित्य देखा जाता है, कहीं काव्य शास्त्रीय वैदुष्य का बोध होता है। तो इस तरह से सभी दृष्टियों से विचार करने पर यह देखा जाता है कि महाकाव्य के लक्षण के अनुसार जो महाकाव्य में गुण होना चाहिए, उन सारे गुणों से युक्त यह रघुवंश महाकाव्य दिखाई देता है। अतः इस रघुवंश महाकाव्य का वैशिष्ट्य महाकाव्य की शास्त्रीय विधा से भी है और सामाजिक, ऐतिहासिक और चारित्रिक वर्णन की दृष्टि से समाज को प्रेरित करने वाला, समाज को एक अच्छा संदेश देने वाला ये महाकाव्य कहा जाता है। अवगतम? इस तरह से हम इसको संक्षेप में करेंगे। इसी तरह के और भी प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी को दूसरे रूप में प्रश्न किया कि कालिदास के काव्य सौंदर्य अथवा काव्यगत वैशिष्ट्य का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो इसी विवेचन में इन सारी चीज़ों का एक उसी रूप में हमें बिंदुवार कुछ बिंदुओं को एक क्रमबद्ध तरीके से बताना होता है। तो इस दृष्टि से काव्य शास्त्रीय काव्य सौंदर्य रघुवंश का क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में हमें देखना जाता है कि क्यों इसका काव्य सौंदर्य इतना माना गया है, क्या इसके मूलभूत कारण हैं। तो उसकी चर्चा करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हो कि कालिदास के ये दो काव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। तो
ये दोनों महाकाव्य की दृष्टि से अन्य कवियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि कालिदास के काव्य सौंदर्य अथवा काव्यगत वैशिष्ट जो है उसके अनेक कारण हैं। प्रथम कारण तो ये है कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति अत्यंत जिसकी निष्ठा होती है, उस संस्कृति को गौरवान्वित करने वाली जो विचारधारा होती है, वो विचारधारा उनके काव्य में दिखाई देती है। तो कालिदास भारतीय शास्त्र, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के एक पूर्ण पोषक कवि हैं। तो उन सभी चीज़ों को ये दिखा करके भारतीय संस्कृति की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति के प्रति गहन निष्ठा रखने वाले महाकवि कालिदास ने आनंद को जीवन का दर्शन मान करके इनके माध्यम से और इनके साधन के रूप में काव्य की रचना की है। कि काव्य की रचना का मूल उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। इन्हीं आनंद को उन्होंने दोनों महाकाव्यों में विस्तार किया है। शब्दों के मिथ्या माने बागजाल, ज़्यादा आडंबर न करके प्रसाद गुणों से युक्त जो सभी को सामान्य तरीके से समझ में आ जाए और वह हृदय के अंतस्तल में प्रविष्ट हो, ऐसे जन सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए प्रसाद गुणों से युक्त ललित सुंदर पदावली का प्रयोग इनके काव्यगत सौंदर्य जो है अथवा वैशिष्ट्य है, इसका मूल स्रोत है, जो उसी प्रकार से चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे सूखी लकड़ी में अग्नि का संयोग होते ही संपूर्ण सूखी लकड़ी को अग्नि सूखी लकड़ी में प्रविष्ट हो जाती है। इसी तरह से कालिदास के काव्य को देखने से, पढ़ने पर पाठकों के हृदय में उसके भाव सहज रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं। इनकी कविता शैली, समासों का अल्प प्रयोग, पदों का समुचित वर्ण विषय के आधार पर उसका समुचित सन्निवेश, भावों की सहसा स्फुरण बहिरंग दृष्टि से भी स्वतः प्रस्फुटित होती है। कालिदास की कलात्मक शैली जो है, इसमें नीरस में भी सरसता का संचार करती है, कर्कश में भी सुकुमारता का बोध कराती है, कठोर में कोमलता, सामान्य में विलक्षणता, दुर्बोध विषय में भी सुबोधता, काव्य में सर्वात्मक सभी प्रकार से सभी रूपों में प्रसाद में माधुर्य का संचार करती है। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार है, जो काव्य को ध्वन्यात्मक बना देता है। भावों की अगाधता और विविधता उनके काव्य में अलौकिक छटा को प्रस्तुत करती है। शैली में भाषा सौष्ठव, मनोरम भावाभिव्यक्ति, अलंकारों का सहज विन्यास, अंतः और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण, रसों का सुंदर परिपाक, जीवन दर्शन की सुंदर स्थापना, विविध विद्याओं का समावेश, मनोभावों की मार्मिक अनुभूति, ये काव्य के महाकाव्य के इस रघुवंश महाकाव्य के सहज वैशिष्ट्य है। इसी प्रकार देखते हैं कि प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति उनके काव्य गौरव को अधिक बढ़ा देता है। इनकी शैली में कहीं उपमाओं का लालित्य है, तो कहीं अर्थांतरन्यास का गांभीर्य है, कहीं उत्प्रेक्षाओं का सुंदर प्रयोग है, तो कहीं सुंदर प्रांजल पदावली की सुकुमारता है। कला एवं कल्पना का सुंदर समायोजन
इनके काव्यगत माधुर्य को स्वतः प्रस्तुत करता है। संक्षेपतः कालिदास के काव्यगत वैशिष्ट्य को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा अलग अलग स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे भाषा सौष्ठव, कालिदास के काव्य में भाषा का जो सौष्ठव है उसके साथ साथ उस भाषा के अनुकूल रस का भी परिपाक किया जाता है, अर्थात युद्ध का वर्णन है तो उसी युद्ध के वर्णन के युद्ध में जो एक वीर रस होना चाहिए, उस वीर रस की ध्वनि शब्द से भी आनी चाहिए। तो और जहाँ किसी चीज़ को हम आदरपूर्वक प्रेम के साथ समझाते हैं तो समझाने की भाषा सरल होनी चाहिए। तो सहज सुंदर अभिव्यक्ति विषय के आधार पर कालिदास को प्रस्तुत करने की जो शक्ति है कालिदास की, वो अन्य कवियों से कालिदास को श्रेष्ठ बना देती है। जैसे मान लीजिए कि सिंह दिलीप संवाद में सिंह जो है समझाता है राजा दिलीप को कि हे राजन, आपका ये परिश्रम करना, मुझे मारने का प्रयत्न करना, ये बेकार है, ये आपका प्रयत्न निष्फल है। आपके द्वारा मेरे ऊपर यह बाण चलाना ये सब निरर्थक हो जाएगा, इसीलिए आप मेरे से युद्ध मत कीजिए, ये प्यार से समझाते हैं। तो इसकी भाषा भी उसी तरह से कालिदास करते हैं। जैसे कहते हैं अलम महीपाल तवश्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्। अलम महीपाल तवश्रमेण, हे महीपाल, हे राजन, तव श्रमेण अलम, आपका यह परिश्रम बेकार है। प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्, हमारे ऊपर में मयि प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा, मेरे ऊपर में आपका यह प्रयोग किया गया अस्त्र भी बेकार चला जाएगा। क्यों? नपादपोन्मूलन शक्तिरंघः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। जो वायु का वेग पर्वत को भी उखाड़ करके फेंक देने का सामर्थ्य रखता है, वो वायु का वेग यदि पर्वत से टकराता है तो पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता, स्वयं वो मूर्छित होकर वापस आ जाता है। अब एक राजा को इस तरह की बात को सुन करके और एक प्रतापी राजा को कष्ट होना, क्रोध होना स्वाभाविक है। तो क्रोध में आँखें का लाल होना, भुजाएं फड़कने लगना, भौहें का टेढ़ा होना, ये सब स्वाभाविक बात है। तो इस तरह से इस क्रोधाविष्ट जो शब्द है, वो शब्द भी क्रोध में उसी प्रकार से निकलता है। तो कालिदास के तुरंत बाद का जो श्लोक है वो अत्यंत क्लिष्ट रूप में क्रोधाविष्ट में निकलता है। बाहु प्रतिष्ठम्ब विवृद्ध मन्युः। तो अब इस शब्द के ओज से भी उस रस की ध्वनि निकलती है। तो ये जो कालिदास का वैशिष्ट है कि प्रसंग के अनुसार, भावों के अनुसार उसका सुंदर समायोजन, ये बहुत ही सुंदर देखा जाता है। इसीलिए प्रसंग, प्रकरण, पात्र और वर्ण विषय के आधार पर शब्दावली का चयन किया गया है, जो भाषा के सौष्ठव को, भाषा की सुंदरता को स्वतः बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम भाषा की दृष्टि यदि देखते हैं तो भाषा सौष्ठव के आधार पर कालिदास का जो यह काव्य है यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं इस भाषा के प्रयोग में, चाहे वाल्मीकि आश्रम में परित्यक्त जानकी का करुण क्रंदन हो, या वीर रस का युद्ध चरित्र हो, अथवा श्रृंगार का माधुरी हो, सभी जगह भाषाओं का उसी भावों के अनुकूल उसका प्रयोग दिखाई देता है। भाषा उसी भाव का अनुगमन करती है। इस प्रकार इनके काव्य में काव्य भाषा सौष्ठव्य प्रतिपद दिखाई देता है। इसी तरह से
अपनी भावों की जो अभिव्यक्ति है उसका अनुपम प्रयोग है। कालिदास ललित भाव के कवि हैं, ललित कवि माने जाते हैं। काव्य सुलभ शालीनता सहज शब्दों से ही प्रसारित होती है, चाहे विषय कितना भी दार्शनिक क्यों न हो। जैसे जीवन मरण का दर्शन भावातिशय पूर्ण शब्दों में प्रकट करते हुए स्वतः स्वाभाविक शब्दों में कहते हैं, मरणम प्रकृति ही शरीरीनाम विकृतिर जीवितम उच्यते बुधैहि। मृत्यु तो प्राणी का स्वभाव है, इसका विचार करना ही जीवन है। जीवन क्या है? जीवन मृत्यु के विषय में सोचना नहीं है। मृत्यु तो तय है, निश्चित है, लेकिन जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तो हमारा जीवन आनंद और सहज रहे। हम उस जीवन के समय को एक आदर्श के साथ यदि जीते हैं तो वो हमारा जीवन का सफल काल कहलाता है। तो इस तरह से जो एक दार्शनिक जो सिद्धांत भी होते हैं उसको सहज भाव में प्रकट करते हैं। तो इस तरह से भावाभिव्यक्ति को प्रकट करने का भी सामर्थ्य इस काव्य में इसके सौंदर्य को, इसके कला पक्ष को, इसके काव्यगत वैशिष्ट्य को बताता है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा रस का परिपाक, तो कालिदास मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। संभोग एवं विप्रलंभ दोनों प्रकार के श्रृंगार के वर्णन में कवि सिद्धहस्त है। इसके अतिरिक्त सभी रस, जैसे चाहे करुण रस हो, वीर रस हो, इसके प्रयोग में भी कवि का अनुपम सौंदर्य देखा जाता है। अलंकार की दृष्टि हमने आपको बताया कि इसमें अलंकार का प्रयोग कवि हठात नहीं करते हैं। स्वाभाविक शब्दों से जिस प्रकार का भाव होता है उस प्रकार के अलंकार निश्रित शब्दों का, शैली का प्रयोग दिखाई देता है। पद पद पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग है। यद्यपि इस काव्य में यमक भी है, अतिशयोक्ति अलंकार भी है, दीपक का भी प्रयोग है, व्यतिरेक है, प्रतिवस्तुपमा है, श्लेष है, निदर्शना है, एकावली है, दृष्टांत है, विरोधाभास है। ऐसे समस्त अलंकारों का प्रयोग जहाँ जिस अलंकार के द्वारा भाव और अर्थ स्वतः प्रस्फुटित होता है उस तरह के अलंकारों का प्रयोग देखा जाता है। उपमा तो कालिदास का प्रिय अलंकार है, जिसके कारण ही कालिदास के लिए उपमा कालिदास से ये कहा जाता है। इसी प्रकार छंद योजना की दृष्टि से इसका सुंदर चित्रण महाकाव्य में कालिदास ने छोटे छंद का अधिक प्रयोग करते हैं, जो सहज रूप में लोगों को पढ़ने में आ जाता है। इसी तरह से उस एक सर्ग के बाद सर्गांत में बड़े छंद का प्रयोग करते हैं। छोटे छंदों में सहज प्रयुक्त शब्दावली में सहज छंद के लय भाव के अनुसार प्रयोग करने में जो छंद प्रसिद्ध हैं, जैसे उपजाति, अनुष्टुप, ये कालिदास के अत्यंत प्रिय हैं, जिसका प्रयोग सभी कथानकों में एवं वर्ण विषयों में वो करते हैं। इसी तरह से कालिदास के काव्यगत वैशिष्ट्य में कालिदास का जो वर्णन वैशिष्ट्य है विषय वस्तु का, वह भी अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। तो कालिदास का काव्यगत वैशिष्ट्य है कि इनके वर्णनों में विविधता है, विचित्रता है। इन्होंने अंतः प्रकृति, बाह्य प्रकृति दोनों के और मन के भावों को चित्रित करने में ये अत्यंत सफल और अत्यंत सूक्ष्मता के साथ भावों को प्रकट कर देते हैं, भावों को प्रकट करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए मनोभावों का प्रत्येक प्राणी में कष्ट के समय में उसके मन में क्या क्या भाव होते हैं, इसी तरह से वीर स्थिति में, क्रोधावेश में लोगों की मनस्थिति कैसी होती है, उन सब का सहज वर्णन
प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति के साथ तादात्म्य, वर्णन की सजीवता, स्वाभाविकता, भावानुकूल पदों का विन्यास, तात्विक दृष्टि से शास्त्रीय सिद्धांतों का विवेचन, अलंकार और ध्वनि की दृष्टि से उसका उत्तम सन्निवेश, ये सारे के सारे जो है ये कालिदास के काव्यगत वैशिष्ट्य को दिखाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कालिदास का यह रघुवंश महाकाव्य शास्त्रीय सभी पक्षों से काव्यगत वैशिष्ट्य को पूर्ण रूप से समाहित करके चलता है। अतः कालिदास का यह महाकाव्य काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भी, कलात्मक दृष्टि से भी, वर्णन की दृष्टि से भी ये अत्यंत श्रेष्ठ महाकाव्य कहे जाते हैं। अवगतम। चलिए, तो इसी तरह से हम चर्चा करते रहेंगे आगे। तो आज यहीं विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।